हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं शोभित और आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी की जिसका बिजनेस लॉकडाउन में भी चालू था और आगे जाके इसके बिजनेस में काफी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट भी हैं। आज हम बात करने वाले स्पेंसर रिटेल लिमिटेड की। आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, फिर हम बात करेंगे इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, फिर हम इसकी वैल्यूएशन और फाइनेंशियल्स के बारे में देखेंगे और फिर हम देखेंगे सबसे जरूरी चीज कि ये कंपनी हमें आखिर क्यों पसंद आती है और आखिरी में हम इसके कुछ नेगेटिव्स भी देखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम बात कर रहे हैं स्पेंसर रिटेल लिमिटेड की, जो कि एक आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है और इसका करंट मार्केट प्राइस 90 रुपीज के अराउंड चल रहा है। ये कंपनी एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल प्लेयर है, जैसे कि हमने बिग बाजार की शॉप्स देखी है या फिर डी मार्ट की शॉप्स देखी है। इसका बिजनेस मॉडल भी उनकी तरह ही है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हमारे गली मोहल्लों में किराना दुकान होती है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी उसी की तरह ही है। बस ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेल प्लेयर है, यानी कि एक हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़े लेवल की किराना की दुकान है। ये कंपनी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को आपस में जोड़ती है। प्रोड्यूसर यानी जो प्रोडक्ट्स बनाती है और कंज्यूमर यानी कि हम उन दोनों को आपस में जोड़ती है। ये एक प्लेटफॉर्म कंपनी है। जैसे कि हम एग्जांपल ले, अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब पे दो तरीके के लोग होते हैं, जो कंटेंट को बनाते हैं, जो कंटेंट को देखते हैं, और यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दोनों आके जुड़ जाते हैं। वैसे ही ये कंपनी है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जोड़ती है। इंडिया में जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल प्लेयर्स की जो पेनिट्रेशन है वो काफी कम है। अगर हम फिगर्स को देखें तो इंडिया में अभी ये सिर्फ 7% है और जबकि यूएसए जैसी कंट्री में ये 85% है। तो फ्यूचर में इंडिया में भी जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगी वैसे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल प्लेयर का काम काफी बढ़ेगा। अभी स्पेंसर्स रिटेल लिमिटेड के ऑल ओवर इंडिया अराउंड 150 स्टोर्स है। इनके 2-3 फॉर्मेट के स्टोर्स है, जैसे कि स्पेंसर हाइपरमार्ट और फूड वर्ल्ड, और रिसेंटली इन्होंने गोदरेज नेचर बास्केट को भी टेक ओवर करा था। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। इस कंपनी के चेयरमैन है संजीव गोयनका, जो कि आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के भी ओनर है। और स्पेंसर रिटेल लिमिटेड के अलावा इस ग्रुप में सारेगामा जैसी कंपनी और फर्स्ट स्टोर, जो कि इनकी आईटी कंपनी है, उसके भी ये ओनर हैं। हम पहले जानते हैं कि पहले सिर्फ टाटा और बिरला ही ग्रुप होते थे, फिर अंबानी और अदानी ग्रुप आगे बढ़े, फिर महिंद्रा ग्रुप आगे बढ़ा। अब आगे जाके उम्मीद है कि ये आरपी संजीव गोयनका ग्रुप भी आगे जाके काफी बड़ा ग्रुप बनेगा, क्योंकि इसके जो ओनर है संजीव गोयनका, इनका काफी एग्रेसिव ग्रोथ माइंडसेट है। कोई भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है तो ये उसको जल्दी से ग्रैब करने की कोशिश करते हैं और इनकी रेपुटेशन और इंटीग्रिटी भी काफी अच्छी है। तो आगे जाके हमें पूरी उम्मीद है कि इनके ग्रुप की जो कंपनियां हैं आगे जाके सब तरक्की करेंगी। स्पेंसर रिटेल लिमिटेड जनवरी 2019 में ही लिस्टेड हुई थी, इसलिए हमारे पास इसकी सेल्स का जो फिगर्स है वो 2018 और 19 के ही है। अब हम देखते हैं इस कंपनी के 2018-19 के सेल्स, प्रॉफिट और मार्जिन के फिगर्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी 2018 में जो सेल थी वो थी 1051 करोड़, जो कि 2019 में बढ़ के 2215 करोड़ हो गई, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गई। इसका जो प्रॉफिट था वो 2018 में नेगेटिव था, यानी 14 करोड़ का लॉस था, जो कि 2019 में 4 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। इस कंपनी का जो अभी फोकस है वो हायर वॉल्यूम लोअर मार्जिन पे है और एक्सपेंशन पे है, तो इसका प्रॉफिट अभी थोड़ा कम है। अगर हम इस कंपनी के मार्जिन की बात करें तो इस बिजनेस में थोड़ा मार्जिन कम ही होता है। तो इसका 2018 में मार्जिन 0.4% था, जो कि 2019 में 1.7 हो गया। अब हम बात करते हैं इस कंपनी की रेशियोज के बारे में। पहली रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी अगर हम बिजनेस में जितना पैसा लगाते हैं तो हमें उस पैसे पे कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.8% है, जो कि थोड़ा कम है। और अब हम देखते हैं दूसरी रेशियो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये है 1%, और इसका ईपीएस और पीई नील के बराबर है। इसकी रेशियोज अभी थोड़ी हमें थोड़ी कम लगेंगी, थोड़ी लो लगेंगी, क्योंकि ये कंपनी अभी ग्रोथ फेज में है। अभी इसका मोटिव ग्रोथ करना है, एक्सपेंशन करना है, ना कि अभी थोड़ा प्रॉफिट में आना है। लेकिन आगे आगे जैसे ये कंपनी तरक्की करेगी, इसकी रेशियोज में भी इंप्रूवमेंट होगी। अब हम देखते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 55% है, एफआईआईज की 6% है, डीआईआईज यानी एलआईसी म्यूचुअल फंड जैसे ऑर्गेनाइजेशन की हिस्सेदारी 24% है, और अदर्स में जिसमें रिटेल इन्वेस्टर आते हैं उसकी हिस्सेदारी 15% है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस अभी 90 रुपीज के आसपास चल रहा है। इसका 52 वीक लो 53 रुपीज है और इसका 52 वीक हाई 112 रुपए के करीब है। इस कंपनी की फेस वैल्यू है 5 रुपए और इस कंपनी की पूरी मार्केट कैप है 700 करोड़ के करीब। मतलब आप पूरी कंपनी को 700 करोड़ रुपए में खरीद सकते हैं।
अब हम देखते हैं ये कंपनी आखिर हमें क्यों खरीदनी चाहिए और इस कंपनी में हमें क्या अच्छा लगता है। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की जो ग्रोथ होनी है। इंडिया में जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग गांव से निकल के शहरों में रहने लगेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की मार्केट काफी बढ़ेगी। और अगर हम फिगर्स देखें तो इंडिया की जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट है अभी सिर्फ 7% है, और जबकि यूएसए जैसी कंट्री में ये 85% है। तो इसकी ग्रोथ के अभी मल्टीपल चांसेज है। दूसरा पॉइंट जो हमें अट्रैक्टिव लगता है वो है लो वैल्यूएशन। इस कंपनी की मार्केट कैप जैसे हमने पहले देखा था 700 करोड़ के करीब है, जो कि बहुत ही कम है। अगर हम दूसरे लिस्टेड प्लेयर्स को देखें जैसे कि फ्यूचर रिटेल जो कि बिग बाजार का ओनर है, उसकी मार्केट कैप 6000 करोड़ है। और अगर हम डी मार्ट को देखें वो तो अलग ही लेवल पे है, उसकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। और इस कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 700 करोड़ है। आगे जाके जैसे जैसे ये कंपनी तरक्की करेगी, जैसे जैसे ये कंपनी अपने स्टोर्स को इंडिया में बढ़ाएगी, इस कंपनी की मार्केट कैप बहुत ज्यादा मल्टीपल्स में बढ़ेगी। और तीसरा पॉइंट है राधाकृष्ण दमानी, जो कि डी मार्ट कंपनी के ओनर है। डी मार्ट कंपनी भी एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल प्लेयर ही है और राधाकृष्ण दमानी जी ने इस कंपनी में 2% की हिस्सेदारी खरीदी है। जैसे कि अगर हम उनकी शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो उन्होंने अभी इंडिया सीमेंट में धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी 1% 2% से बढ़ा बढ़ा के 20% कर ली। और अभी न्यूज सुनने में ये भी आ रही है कि वो हो सकता है इंडिया सीमेंट जैसी कंपनी को पूरा ही पूरा टेक ओवर कर ले। तो अगर हम उस नजरिए से देखें तो स्पेंसर रिटेल में भी उन्होंने अभी सिर्फ 2% हिस्सेदारी खरीदी है, लेकिन आगे जाके हो सकता है इस कंपनी को भी वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए और टेक ओवर करने की कोशिश करें। अगर हम इसके अलावा भी देखें तो ये कंपनी इंडिविजुअली भी बहुत अच्छी है, इसका ओनर भी बहुत अच्छा है, ग्रोथ माइंडसेट है, तो ये कंपनी इंडिविजुअली भी काफी अच्छी आगे जाके करेगी। अब हम देखते हैं इस कंपनी के नेगेटिव्स के बारे में। जो पहला नेगेटिव है लो प्रॉफिट। ये काफी एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस है और इसमें हायर वॉल्यूम और लोअर मार्जिन बिजनेस है। इसमें प्रॉफिट का मार्जिन काफी कम होता है और ये कंपनी अपने बिगिनिंग फेज में है, यानी ये ग्रोथ फेज में है, तो इसका फोकस अभी एक्सपेंशन पे है, ना कि प्रॉफिट को एक्सपेंड करने में। और दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है कि कंपटीशन ना कि सिर्फ डी मार्ट और बिग बाजार जैसे जो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की तरह ही काम करते हैं, बल्कि ई कॉमर्स प्लेयर से जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, और अब आगे जाके हम सुन रहे हैं कि जियो भी, मुकेश अंबानी की कंपनी जियो भी एक जियो मार्ट करके प्लेटफॉर्म लाने वाली है, जो कि इन ई कॉमर्स को और ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनी को भी टक्कर देगा। ओवरऑल ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। ये स्टॉक लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये आपको शॉर्ट टर्म में हो सकता है पैसा बना के ना दे, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे, कम से कम 5 साल से अबव के लिए रखोगे, तो आपको ये जरूर वेल्थ को कंपाउंड करके देगा। लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं ऐसी ही कंपनी की वीडियोस लाता रहूंगा जो कि आगे मल्टी बैगर बन सकती है और जो कि आपकी वेल्थ को कंपाउंड कर सकती है। तो जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट हो या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। थैंक यू।